रामबन में एक प्रनोत एरिया है, थलवा गांव है। वहाँ पे कोई 1 किलोमीटर का एरिया जो है, वहाँ पे ज़मीन खिसक गई, वो एरिया ही धंस गया। पूरा गांव जो है उसमें 30 मकान जो है ख़त्म हो गए। वो 30 मकानों के जो लोग हैं वो मुश्किल से सेफली वहाँ से निकल गए, लेकिन मकान पूरे डिस्ट्रॉय हो गए। अब उन लोगों को सरकार ने एक पंचायत घर में रखा है। 30 घरों के लोग कैसे पंचायत घर में रहें, ये एक बड़ा इशू है। दूसरा जो अक्सर होता है, पहले भी संगलदान में, गूल में ऐसा इशू मसला हुआ था। गूल में वहाँ पे भी ज़मीन धंसी थी, तो सरकार ने वहाँ पे क्या किया था, टेंट एक एक को दिया था, कुछ बर्तन दिए थे, कुछ काले कमल दिए थे और 2-4 हज़ार रुपये दिए। अब मुझे बताओ, जिसका मकान ख़त्म हो, सिस्टम सारा डैमेज हो, ज़मीन ना रहे, वो उस टेंट को क्या करे। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि जहाँ भी अच्छी जगह, सेफली जगह उनको शिफ्ट किया जाए। जहाँ वे सरकारी ज़मीन है, उस सरकारी ज़मीन में उनको शिफ्ट किया जाए। उनको मकान बनाने के लिए 5-5 लाख रुपया मिनिमम दिया जाए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आपको पैसा है, आप उस पैसे को यूज़ नहीं करते हो। ये बात है कि कल से डिप्टी कमिश्नर वहाँ गया, 2 बार गया, आज भी वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर क्या करे, उसके पास फंड्स हो तो वो कुछ कर सकता है। आप उसके फंड्स उसको दे दीजिएगा, उन लोगों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कीजिए। आपके पास यात्री भवन है, फिलहाल यात्रा है नहीं, 4-5 महीने वो वहाँ निकाल सकते हैं, जब तक उनको कहीं किसी अच्छी जगह पे आप शिफ्ट करेंगे। आपके पास सरकारी ज़मीन है, आपके पास अपनी ज़मीन है, कहीं ना कहीं उन 30 घरों को आप शिफ्ट कीजिए। उनको 5-5 लाख रुपए दीजिए, उनको ज़मीन 4-4, 5-5 मरले दीजिए। ये हमारी डिमांड है। बाकी आप टेंट देना चाहोगे, बर्तन देना चाहोगे, कमल देना चाहोगे, 1 क्विंटल चावल दोगे, वहाँ खुद भी जेब से दे सकते हैं। आपके उसको देने की ज़रूरत नहीं है। सरकार से लोगों को बड़ी उम्मीदें होती है, वो उम्मीदें आप नहीं करते हो। गूल में भी पहले ऐसे ही हुआ, ज़मीन धंसी, लोग, मकान टूट गए, आपकी तरफ से 10 पैसे की इमदाद नहीं मिली उनको। तो मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि इमीडिएटली उनकी रिहेबिलिटेशन का कोई प्लान करे। यही आज मेरी प्रेस ब्रीफिंग थी। सर, अगर देखा जाए आपकी अलायंस अभी चल रही है एनसी के साथ, क्या वजूहत है जो पीडीपी के साथ आपके अलायंस में? नहीं, अलायंस हमारा ये था, इंडिया अलायंस में डिसाइड हुआ था कि जहां पे जिसका सेटिंग एमपी है वो वहां पे लड़ेगा। ये पूरे इंडिया में फार्मूला था। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सेटिंग एमपी थे, अनंतनाग से भी, श्रीनगर से भी और बारामूला से भी। इसलिए उनका क्लेम बना, उस कैटेगरी में वो भी आते थे। लिहाजा हम जम्मू से लड़े 2 सीटों पे, वहाँ पीडीपी थी नहीं, इसलिए कांग्रेस लड़ी। लद्दाख से कांग्रेस लड़ी और इन 3 सीटों पे एनसी लड़ी। तो हमारी हाई कमांड ने डिसीजन ले लिया कि हम एनसी के साथ जाएंगे, तो हम गए। जम्मू में उनकी बहुत अच्छी सपोर्ट हमको रही, और कश्मीर में हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सर, इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी क्राइसिस आजकल वादी कश्मीर में चल रही है, क्या कहीं कुछ किया? तो इस सरकार ने क्या बकाया रखा? एक तो लोगों को बिजली देती नहीं है, दूसरा स्मार्ट मीटर घर घर लगाए, जिसका 500 रुपये बिल था आज 5-5 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। ये तो बड़ी मुसीबत है ना। तभी मैं लोगों को कह रहा हूँ कि इस रजीम को चेंज करो, दफ़ा करो, इंडिया अलायंस की सरकार लाओ, ताकि हम ये स्मार्ट मीटर उखाड़ के फेंकें, यहाँ झेलम में फेंके और जम्मू में तवी में फेंक दे, क्योंकि लोग बहुत परेशान है बिजली से। उस लोग, सरकार की जिम्मेवारी है लोगों को बिजली देना, क्यों नहीं दे रहे? सर, इलेक्शन प्रोसेस जो है चल रहा है अभी, अलबत्ता अगर नॉर्थ साउथ सीट की बात की जाए, इलेक्शन हो रहा है, डेफर करेंगे कुछ टाइम के लिए, तो आप इसको किस नज़रिए से? देखो, वो बीजेपी हेडक्वार्टर से उनको ऑर्डर आया है। बीजेपी ने, हालांकि वो वहाँ इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे हैं, बीजेपी ने, और उसमें पीसी है और अपनी पार्टी है और गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है, उन सब ने आपस में एक चिट्ठी बना के दी है इलेक्शन कमीशन को कि अनंतनाग का इलेक्शन डेफर किया जाए, क्योंकि वो डरे हुए हैं, उनको पता है हम हार जाएंगे। वो आज भी हारेंगे, कल भी हारेंगे, डेफर करके भी हारेंगे। तो मुझे यकीन है इलेक्शन कमीशन उनकी रिक्वेस्ट को नहीं मानेगा, वो टाइम पे इलेक्शन कराएंगे। थैंक यू।